नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हड़प नीति के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी का जो काल था ब्रिटिश काल था और इस काल में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहा था। तो याद रखिएगा 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी बहुत ही सक्रिय प्रशासक था। इसने युद्धों और कूटनीतियों के माध्यम से भारतीय राज्यों पर अधिकार करके भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और हड़प नीति को ही कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चूक का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत और हड़प नीति। तो इसके अन्य नाम हैं हड़प नीति के ही। इसी को चूक का सिद्धांत और व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इस नीति को हड़प नीति क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंग्रेजों का इस नीति को भारतीय रियासतों पर लागू करने का एक ही उद्देश्य था, उन्हें इस नीति के द्वारा भारतीय रियासतों को हड़पना था। इसीलिए इस नीति को हड़प नीति कहा गया। और ये नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। न जाने कितनी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति लाई गई थी। तो आगे अब हम हड़प नीति की पृष्ठभूमि यानी कि इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आखिर हड़प नीति लाई क्यों गई, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी भारतीय रियासतों से सहायक संधि स्वीकार करा ली थी, जिससे बहुत सारी भारतीय रियासतों ने अपनी मर्जी से सहायक संधि स्वीकार करी थी, जबकि कुछ से अंग्रेजों ने जबरदस्ती यह सहायक संधि स्वीकार करवाई थी। तो बहुत सारी भारतीय रियासतों से अंग्रेजों ने क्या किया था? सहायक संधि स्वीकार कराई थी। हमने पीछे भी देखा था कि जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी उसके बाद अंग्रेज क्या करते थे? उस राजा से सहायक संधि करवा लेते थे। तो सहायक संधि के द्वारा अंग्रेज क्या करते थे? उस राज्य को एक तरह से अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। तो इस सहायक संधि की वजह से भारतीय रियासतों ने अपनी सेना की जगह अंग्रेजी सेना को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों ने सहायक संधि की थी वहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया? अपनी सेनाएं तैनात कर दी थी और एक तरह से ये रियासतें अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हो चुकी थी। तो जब लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल के पद पर थे तब भारत की राजनीतिक स्थिति यह थी कि कुछ भारतीय रियासतें वह थीं जो अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद थीं। कुछ रियासतें थीं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली थी और कुछ रियासतें ऐसी थीं जिनको अंग्रेजों ने युद्ध में हराया था और वो अंग्रेजों पर निर्भर थी। तो भारत में 3 प्रकार की रियासतें थीं। एक तो जो स्वतंत्र थीं, जो कि अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद थीं। दूसरी ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली थी और तीसरी रियासतें ऐसी थीं जो अंग्रेजों पर निर्भर थी, यानी कि जिनको अंग्रेजों ने जीत लिया था और अपने अधीन कर लिया था। तो 3 प्रकार की रियासतें थी। तो व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत जो भारतीय रियासतें अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद थीं उनको छोड़कर बाकी सभी रियासतों पर इस सिद्धांत को लागू करने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो जो हड़प नीति थी ना, मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की रियासतें थी। तो जो आज़ाद रियासत थी उनको छोड़कर जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की थी और जो अंग्रेजों पर निर्भर थी, इन दोनों रियासतों पर हड़प नीति लगाई गई थी। पर जो
स्वतंत्र रियासत थी, यानी कि जिन पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था, उन रियासतों पर हड़प नीति नहीं लगाई गई थी, क्योंकि वो तो आज़ाद थीं। तो देखिए, अंग्रेजी कंपनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था? तो 3 प्रकार से किया था। पहला, युद्ध करके इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरा, सहायक संधि करके, हमने पीछे पढ़ा कि राजाओं के साथ इन्होंने सहायक संधि की थी, तो सहायक संधि करके इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और तीसरा, हड़प नीति के द्वारा। तो आखिर ये हड़प नीति है क्या? आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अंग्रेजों ने अपनी कंपनी का विस्तार 3 माध्यमों से किया था, युद्ध करके, सहायक संधि करके और हड़प नीति के द्वारा। तो हड़प नीति के अंतर्गत 3 प्रकार के राज्य थे: स्वतंत्र राज्य, आश्रित राज्य और अधीनस्थ राज्य। तो स्वतंत्र राज्य कौन से थे? तो स्वतंत्र राज्य वे भारतीय रियासतें थीं जो अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद थीं, यानी कि जिन पर अंग्रेजों ने अभी तक विजय हासिल नहीं की थी, ये अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद थीं, उन्हें स्वतंत्र राज्य कहा गया। दूसरा है आश्रित राज्य। तो आश्रित राज्य कौन से थे? तो आश्रित राज्य जो पहले से मुगल सम्राट या पेशवा को वार्षिक कर देते थे, किंतु अब ये ब्रिटिश सरकार को कर देने लगे थे। तो एक प्रकार से जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली थी ना, वे थे आश्रित राज्य, यानी कि ये अंग्रेजों के संरक्षण में थे। तो आप समझ गए ना, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली वो हो गए आश्रित राज्य। तीसरे थे अधीनस्थ राज्य। तो अधीनस्थ राज्य जिनको ब्रिटिश कंपनी ने बनाया था अथवा जिनको जीत कर ब्रिटिश कंपनी ने पुनः स्थापित किया था और पूर्ण रूप से ये अंग्रेजों के अधीन थे। तो अधीनस्थ राज्य कौन से थे? तो जिन राज्यों को अंग्रेजों ने बनाया था या जिन राज्यों पर अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से विजय हासिल करके उन्हें अपने अधीन कर लिया था, एक प्रकार से अपने कब्जे में ले लिया था, वे थे अधीनस्थ राज्य। तो अंग्रेजों ने हड़प नीति किन पर लगाई थी? तो आश्रित राज्य और अधीनस्थ राज्य पर ही हड़प नीति लगाई गई थी। जो स्वतंत्र राज्य थे उन पर हड़प नीति नहीं लगाई गई थी। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये हड़प नीति है क्या, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं। तो भारतीय रियासत में किसी शासक या राजा के बाद अगर कोई अगला शासक या राजा बनता था तो वह कौन होता था? तो वह उसका पुत्र बनता था। परंतु यदि अगर उस राजा की कोई संतान नहीं होती थी तो वह राजा क्या करता था? किसी दूसरे बच्चे को गोद ले लेता था और उसे अपना उत्तराधिकारी बना देता था, और राजा के मरने के बाद वह गोद लिया हुआ पुत्र अगला राजा बनता था। तो इस पुराने समय से चलती आ रही प्रथा के ऊपर ही अंग्रेजों ने हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत लागू किया था। तो हड़प नीति क्या थी कि गोद लिए हुए पुत्र को अगला राजा नहीं बनाया जाएगा, कि अगर राजा का अपना पुत्र नहीं होगा तो उस राजा के राज्य को अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेंगे, कि अब राजा अगर उसका पुत्र नहीं हो रहा तो वो गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। तो इस नीति के अंतर्गत राजा का अपना पुत्र होना चाहिए उत्तराधिकारी बनाने के लिए। अगर राजा का अपना पुत्र नहीं होता और वो सोचे कि मैं किसी और के पुत्र को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना दूं, तो हड़प नीति के अंतर्गत क्या होगा कि अंग्रेज उस राज्य को हड़प लेंगे, यानी कि उत्तराधिकारी तभी माना जाएगा जब वो राजा का जैविक पुत्र यानी कि उसका अपना पुत्र हो। गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। तो यही थी हड़प नीति। तो जिन राजाओं की संतान नहीं हुई, अंग्रेजों ने क्या किया? उनके राज्यों को हड़प लिया, इसीलिए इसे हड़प नीति कहा जाता है। तो हड़प नीति आश्रित राज्य और अधीनस्थ राज्यों पर ही लागू हुई थी। तो आश्रित राज्य में और अधीनस्थ राज्य में हड़प नीति लागू तो हुई थी, पर इसमें कुछ डिफरेंस था, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जो आश्रित राज्य थे ये कौन से राज्य थे? जिन राजाओं ने सहायक संधि स्वीकार की थी और वो अंग्रेजों के संरक्षण में थे। तो आश्रित राज्यों में क्या था कि अगर राजा की अपनी संतान नहीं होती और वो किसी दूसरे के बच्चे को गोद लेता है और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाता है, तो उसे अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ेगी, और अंग्रेज चाहे तो
उस गोद लिए हुए बच्चे को अगला राजा बना दें और चाहे तो ना बनाएं। और ज़्यादातर वो गोद लिए हुए बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं बनाते थे क्योंकि वो राज्य को हड़पना चाहते थे। पर आश्रित राज्य में ये कंडीशन थी कि अगर अंग्रेज चाहें तो उस गोद लिए हुए बच्चे को अगला राजा बना सकते हैं। पर जो अधीनस्थ राज्य थे ना, इसमें ये कोई कंडीशन नहीं थी। अधीनस्थ राज्य के अंतर्गत जितने भी राज्य थे, अगर उनका उत्तराधिकारी नहीं होता, अगर वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो तुरंत अंग्रेज उन पर कब्जा कर लेंगे, यानी कि उनके पास ये चॉइस नहीं थी। पर जो आश्रित राज्य थे उनके पास ये चॉइस थी, पर अंग्रेजों पे डिपेंड था। अंग्रेज चाहे तो उस गोद लिए हुए बच्चे को राजा बनाए, चाहे तो ना बनाए, पर अधीनस्थ राज्यों में ये चॉइस नहीं थी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था जो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आश्रित राज्य और अधीनस्थ राज्य दोनों ही हड़प नीति के अंतर्गत आते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस था, वो मैंने आपको बता दिया। तो जो अभी हमने पीछे चार्ट में देखा वही रिवाइज कर लेते हैं। जो आश्रित राज्य थे, यानी कि जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की हुई थी, उन राज्यों या रियासतों के राजा की यदि कोई संतान नहीं होती और इस कारण यदि वह राजा किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना अगला राजा बनाता है तो अंग्रेजी कंपनी उस बच्चे को राजा नहीं मानेगी। अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड था और उस बच्चे का अधिकार भी सिर्फ राजा की व्यक्तिगत संपत्ति पर ही होगा, ना कि राज्य की संपत्ति पर। यानी कि जितने भी आश्रित राज्य थे वहाँ के राजा की अगर संतान नहीं होगी और वो किसी बच्चे को गोद लेगा तो उस गोद लिए हुए बच्चे का अधिकार सिर्फ राजा की व्यक्तिगत संपत्ति पर ही होगा, ना कि पूरे राज्य पर। तो अंग्रेज कंपनी ही तय करेगी कि वह गोद लिया हुआ बच्चा राजा बनाया जाए या ना बनाया जाए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर एक कंडीशन थी कि अंग्रेजों की अनुमति लेनी पड़ेगी। वो चाहे तो उस बच्चे को राजा बनाएं और चाहे तो ना बनाएं। और दूसरा था आश्रित राज्य। तो ये वो राज्य थे जो अंग्रेजों से किसी ना किसी युद्ध में हार गए थे और ये राज्य अंग्रेजी कंपनी के ऊपर ही निर्भर थे। और यदि यहाँ के राजा की कोई संतान ना हो जिसके कारण वह राजा किसी बच्चे को गोद लेकर राजा बनाता है तो अंग्रेजी कंपनी सीधा ही उस राज्य पर पूर्ण कब्जा कर लेगी। यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, अंग्रेजी कंपनी सीधा ही पूर्ण रूप से ऐसे राज्यों पर कब्जा कर लेगी जिनके राजा की संतान नहीं होगी अधीनस्थ राज्यों के अंतर्गत। तो आशा करता हूँ अब आपको समझ आ गया होगा कि हड़प नीति क्या थी और ये किन राज्यों पर लागू हुई थी। तो आगे अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा इस नीति के अंतर्गत किन किन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया गया था। तो इनका क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनको क्रम से लगाएं, तो आपको इन्हें क्रम में याद रखना है। तो सबसे पहले इस नीति के द्वारा अंग्रेजों ने किस राज्य को हड़पा था? तो सतारा। तो 1848 ईस्वी में सतारा को अंग्रेजों ने सबसे पहले हड़प नीति के अंतर्गत अपने साम्राज्य में मिलाया था। किसे? सतारा को। और 1849 ईस्वी में जैतपुर और संभलपुर को, 1850 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के बघाट को, 1852 ईस्वी में उदयपुर को, 1853 ईस्वी में झांसी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस वर्ष झांसी को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजी रियासत में मिलाया था। तो 1853 ईस्वी में झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में हड़प नीति के अंतर्गत मिलाया गया था। उसके बाद 1854 ईस्वी में नागपुर को, 1855 ईस्वी में करौली को और 1856 ईस्वी में अवध को। तो आपको ये क्रम पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में इसका क्रम पूछा गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो सतारा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि झांसी को कब मिलाया गया था? तो 1853 ईस्वी में। तो सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में मिलाया गया था। तो सतारा को 1674 ईस्वी में छत्रपति शाहू जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था और इस पर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के सिद्धांत के तहत 1848 ईस्वी में कब्जा किया गया था। और 1848 में उस समय मराठा साम्राज्य के भोंसले वंश के राजा शाहजी भोंसले सतारा पर शासन कर रहे थे और राजा शाहजी भोंसले की कोई संतान न होने के कारण उन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया था और बाद में
उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद अंग्रेजी कंपनी ने गोद लेने की प्रक्रिया में कोई समस्या बताकर यह हड़प नीति सतारा पर थोप दी थी और सतारा पर कब्जा कर लिया था। और फिर इस क्षेत्र को अंग्रेजी कंपनी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रख दिया था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, जिसमें मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने भारत में शासन की दृष्टि से भारत को 3 भागों में बांटा था। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो सतारा को क्या किया गया, इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। तो सतारा के बाद 1849 ईस्वी में संभलपुर और जैतपुर को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो उड़ीसा में संभलपुर राज्य के शासक नारायण सिंह निसंतान मर गए और मृत्यु पूर्व इन्होंने कोई पुत्र भी गोद नहीं लिया था। इसीलिए इनकी विधवा रानी ने शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। किंतु लॉर्ड डलहौजी ने सिंहासन पर रानी के अधिकार को अस्वीकृत कर दिया और संभलपुर को तथा बुंदेलखंड में स्थित जैतपुर राज्य को भी 1849 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। तो 1849 ईस्वी में 2 राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया गया था, संभलपुर और जैतपुर। उसके बाद 1850 ईस्वी में बघाट और 1852 ईस्वी में उदयपुर को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो 1850 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में स्थित बघाट राज्य और 1852 ईस्वी में मध्य प्रदेश में स्थित छोटा उदयपुर राज्य के शासकों के निसंतान होने के कारण उनके राज्य को भी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। तो 1850 ईस्वी में बघाट और 1852 ईस्वी में उदयपुर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद 1853 ईस्वी में झांसी को भी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया। तो 1817 ईस्वी में पेशवा ने झांसी का राज्य ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया था और कंपनी ने झांसी के राजा रामचंद्र के साथ एक संधि की थी और वचन दिया था कि झांसी का राज्य राजा रामचंद्र और उसके उत्तराधिकारियों के अधिकार में वंशानुगत चलेगा, यानी कि राजा रामचंद्र की संतानें ही झांसी पर राज्य करेंगी। किंतु 1843 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव का निधन हो गया और निधन पूर्व इन्होंने दामोदर राव नामक एक बालक को गोद ले लिया था और कंपनी ने उन्हें इसकी स्वीकृति भी दे दी थी। तो हमने पढ़ा था ना कि जिन राज्यों ने संधि स्वीकार की थी उनको ये चॉइस थी कि अंग्रेजों की अनुमति से वे गोद लिए हुए बच्चे को अगला राजा बना सकती हैं। तो झांसी ने भी संधि स्वीकार की थी, तो अंग्रेजों ने गंगाधर राव को ये अनुमति दे दी थी कि वे गोद लिए हुए बालक को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। किंतु गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने यह निर्णय लिया कि झांसी का दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। तो इन परिस्थितियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लॉर्ड डलहौजी को संधि याद दिलाई कि तुम्ही ने यह स्वीकृति दी है, परंतु लॉर्ड डलहौजी पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा और उसने एक घोषणा के द्वारा झांसी को कंपनी के राज्य में मिला लिया। तो 1853 ईस्वी में झांसी को भी अंग्रेजी कंपनी का हिस्सा बना लिया गया। उसके बाद 1854 ईस्वी में नागपुर को भी अंग्रेजी कंपनी का हिस्सा बना लिया गया। तो नागपुर के शासक राघोजी भोंसले का देहांत संतान विहीन अवस्था में हुआ, किंतु मृत्यु पूर्व उसने अपनी रानी को यशवंतराव को गोद लेने की अनुमति दी थी, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने रानी को गोद लेने की स्वीकृति नहीं दी और उसने नागपुर राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। और यही नहीं, ब्रिटिश कंपनी ने शासक की संपत्ति को भी नीलाम करके बेच दिया। तो नागपुर को 1854 ईस्वी में हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद 1855 ईस्वी में करौली को भी ब्रिटिश कंपनी का हिस्सा बना दिया गया। तो करौली राज्य राजस्थान में स्थित था और करौली का राजा नरसिंह पाल पेशवा को कर देता था और नरसिंह पाल का कोई पुत्र नहीं था। तो नरसिंह पाल के मरने के बाद डलहौजी ने करौली राज्य को हड़प लिया, किंतु जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, तो हमने
पिछली वीडियो में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि ब्रिटिश सरकार के संचालकों ने इस विलय की अनुमति नहीं दी और संचालकों का कहना था कि करौली एक स्वतंत्र और सुरक्षा प्राप्त राज्य था और बाद में इसके विलयीकरण को निरस्त कर दिया गया, जिसे पहले हड़पा गया था, बाद में उसे निरस्त कर दिया गया। और उसके बाद 1856 ईस्वी में अवध का विलय हो जाता है। तो 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और उस समय अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह अवध का नवाब था। तो लॉर्ड डलहौजी की इस हड़प नीति के सिद्धांत ने भारतीय रियासतों को बहुत हद तक प्रताड़ित किया था, जिस कारण भारतीय रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लग गई और बाद में यह 1857 ईस्वी की क्रांति के मुख्य कारणों में से एक कारण बना था। तो जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी ना, उस क्रांति में एक मुख्य कारण ये हड़प नीति भी थी, क्योंकि भारतीय शासकों के अंदर इस नीति को लेकर बहुत ही गुस्सा था। तो 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी कंपनी से भारत की राजनीतिक सत्ता छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी थी, उसके बाद 1859 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस हड़प नीति या व्यपगत के सिद्धांत को भारत में खत्म कर दिया गया था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसके बाद 1859 ईस्वी में इस नीति को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि डैश ने चूक या हड़प नीति के सिद्धांत को लागू किया था। तो किसने हड़प नीति के सिद्धांत को लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? तो किन भारतीय राज्यों को कब्जे में लिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर व सतारा। इन तीनों राज्यों को हड़प नीति के अंतर्गत कब्जे में लिया गया था। अगला प्रश्न है कि झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। राज्य अपहरण की नीति, सहायक संधि की नीति, रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्य अपहरण की नीति, यानी कि हड़प नीति के अंतर्गत झांसी के राज्य को ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य को अंग्रेजों ने सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था? तो सबसे पहले सतारा को अंग्रेजों ने हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सतारा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष झांसी के राज्य को व्यपगत सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया था? तो झांसी को 1853 ईस्वी में हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1853 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था? तो किस राज्य को शामिल नहीं किया गया था? तो सतारा को शामिल किया गया था, झांसी को भी किया गया था और नागपुर को भी किया गया था, पर मेवाड़ को हड़प नीति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत राज्यों के अंग्रेजी शासन में विलय का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से देखा जाए तो सही क्रम है ऑप्शन सी। तो सबसे पहले सतारा को, सतारा के बाद जैतपुर, उदयपुर और झांसी। तो ये क्रम सही है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।